नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 9वें अध्याय मृदा के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारी मृदा जीवन से भरपूर है। हमारी मृदा में बहुत सारे जीव जंतु तथा पादप निवास करते हैं। हमारी मृदा में घास देखने को मिलती है। हमें चींटियां, केंचुए, सांप तथा चूहे जैसे जीव भी हमारी मृदा पर निवास करते देखने को मिलते हैं और मनुष्य तो निवास करते ही हैं। साथ ही कुछ बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फफूंदी यानी कवक और शैवाल यानी अलगी भी हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलती है। फिर हमने चर्चा की थी हमारी मृदा की परिच्छेदिका के विषय में। हमने देखा था कि हम हमारी मृदा के स्तरों को 4 भागों में बांट करके अभ्यास कर सकते हैं। सबसे ऊपर का स्तर ए संस्तर स्थिति के नाम से जाना जाता है कि जो ह्यूमस से भरपूर होता है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और उसका रंग भी थोड़ा गहरा होता है। उसके नीचे का जो स्तर है उसे बी संस्तर स्थिति के नाम से जानते हैं। यह ए संस्तर स्थिति की अपेक्षा थोड़ा सा कम छिद्रालु होता है। उसके बाद का जो स्तर है वो सी संस्तर स्तर कहा जाता है और सबसे अंतिम स्तर आधार शैल यानी आधार चट्टानों के नाम से जाना जाता है, जिसे पावड़े जैसे साधनों की सहायता से खोदना मुश्किल होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम मृदा के प्रकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपने बहुत सारी मृदाएं देखी होगी। कहीं आपने लाल रंग की मृदा देखी होगी, कहीं पर काले रंग की, तो कहीं पर आपने पीले रंग की मृदाएं भी देखी होंगी। परंतु विद्यार्थी मित्रों, यह मृदाओं का निर्माण किस तरह से होता है, इसके विषय में भी तो हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी। हमने देखा था कि शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। जैसे कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वहां पर जलवायु, जल तथा पवन में होने वाले परिवर्तनों के कारण इन शैलों के जो कण हैं वे टूट करके छोटे छोटे कणों में रूपांतरित होते हैं और वही मृदा का निर्माण करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इनमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित होती है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैलों पर निर्भर करता है जिससे उनके कणों का निर्माण हुआ है। यह हमने पिछले वीडियो में भी अभ्यास तो किया ही था। विद्यार्थी मित्रों, शैल, कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा के नाम से जाना जाता है। यानी मृदा शैल के कण और ह्यूमस के मिश्रण से ही निर्मित होती है। साथ ही जीवाणु जैसे कि बैक्टीरिया, पादप के मूल तथा केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग कहे जा सकते हैं, क्योंकि यह भी मृदा के निर्माण में महत्व की भूमिका निभाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं विद्यार्थी मित्रों, यह जो पादप के मूल है यह ह्यूमस की तरह काम करते हैं और हमारी मृदा को उपजाऊ भी बनाते हैं। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो केंचुए हैं वे जमीन को मुलायम बनाते हैं, वे उन्हें सच्छिद्र बनाते हैं और वह फसल के उत्पादन के लिए लाभदायक साबित होती है। यानी यह भी जीव मृदा के महत्वपूर्ण अंग कहे जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप यानी साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, मृदा के कणों को हम उनके साइज के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिनमें सबसे पहला है दोमटी मृदा, दूसरी है बलुई मृदा और तीसरी आती है मृणमय मृदा। अब विद्यार्थी मित्रों, हम इन मृदाओं के विषय में बारी बारी से अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बलुई मृदा की। विद्यार्थी मित्रों, यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक हो तो वह बलुई मृदा के नाम से जानी जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इनमें जो कण हैं वे आकार में बड़े हैं, अर्थात यह मृदा बलुई मृदा कही जा सकती है। मृणमय मृदा किसे कहेंगे? तो विद्यार्थी मित्रों, यदि बारीक कण यानी सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत ज्यादा हो तो यह मृणमय मृदा कहलाती है। चिकनी मिट्टी देखी हो वह एक प्रकार की मृणमय मृदा ही कही जाती है, जिसमें मिट्टी के कणों का जो आकार है अपेक्षाकृत काफी छोटा है और उनकी संख्या भी अधिक मात्रा में होती है। इन्हें आप सरलता से अपने हाथों में पकड़ करके उससे खिलौने बना सकते हैं। तीसरी जो मृदा है वो है दोमटी मृदा। विद्यार्थी मित्रों, यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग एक समान हो तो वह मृदा दोमटी मृदा कहलाती है। यानी यदि किसी मृदा के अंदर
बड़े कणों और छोटे कणों का जो अनुपात है वह लगभग एक समान हो तो वह दुमटी मृदा के नाम से जानी जाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस मृदा में जो बड़े कण हैं उनका अनुपात और छोटे कणों का अनुपात लगभग एक समान है। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब एक चित्र की सहायता से हम इन तीनों मृदाओं को एक बार और ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सबसे पहले वाले भाग में जो मृदा है वह थोड़े से मोटे कण रखती है, यानी वह बलुई मृदा है। जो दूसरे वाले भाग की बात करें तो उसके अंदर बिल्कुल बारीक कण देखने को मिलेंगे, अतः वह मृणमय मृदा है। तथा जो सबसे अंतिम मृदा का ढेर है उसके जो मिट्टी के कण हैं उनमें बड़े कणों और सूक्ष्म कणों का अनुपात लगभग एक समान प्रतीत हो रहा है, अर्थात वह दुमटी मृदा कहलाएगी। विद्यार्थी मित्रों, अब बात करते हैं मिट्टी के प्रकारों में पाए जाने वाले उन मिट्टी के कणों के विषय में, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बालू की। विद्यार्थी मित्रों, बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, यह आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच काफी रिक्त स्थान होता है। आप मृदा के कणों को यदि अपने हाथों में उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि उनके कणों के बीच काफी ज्यादा जगह होती है, वे एक दूसरे के साथ चिपक नहीं जाते। ये स्थान वायु से भरे होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवासित तो होती है, यानी बालू के कणों के बीच काफी ज्यादा अवकाश होता है और उन अवकाश में वायु भरी होती है और यह बलुआ मिट्टी में अधिक पाए जाते हैं, यानी बालू जो है वह बलुआ मिट्टी में अधिक देखने को मिलेगी। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी काफी तेजी से हो जाती है। विद्यार्थी मित्रों, बालू के जो कण हैं वे जल को लंबे समय तक धारण नहीं करते, उसमें से जल सरलता से पसार हो जाता है, अतः बलुई मृदा काफी हल्की, सुवासित और शुष्क होती है। यानी बलुई मृदा का गुणधर्म है कि वे काफी हल्की होती हैं, वे सुवासित होती हैं और शुष्क होती हैं, क्योंकि वह जल को आसानी से निकासित कर डालती हैं। वे अपने में जल को अधिक समय तक संग्रह करके नहीं रख पाती। यदि हम बात करें इसके उपयोग की तो बलुआ मृदा का उपयोग भवनों के निर्माण में तथा सड़कों के निर्माण में किया जाता है। अब विद्यार्थी मित्रों चर्चा करते हैं मृत्तिका की। विद्यार्थी मित्रों, मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म होते हैं और इसी कारण वे परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, यानी मृत्तिका के कणों के बीच में जो अवकाश है वह अत्यंत ना के बराबर होता है, जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं। इस चित्र में आपको मृत्तिका के कण चिकनी मिट्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह मृणमय मृदा में पाए जाते हैं। इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु की अति अल्प मात्रा होती है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, यह भारी भी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल पाया जाता है। साथ ही इसकी एक विशेषता और है कि गर्मी के दिनों में इसमें दरारें पड़ जाती है और इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, इस मृदा का उपयोग विशेष करके कपास और गेहूं की खेती के लिए भी किया जाता है। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब इसके उपयोग की चर्चा करते हैं। मृत्तिका के कणों वाली मृणमय मृदा का उपयोग बर्तनों के निर्माण में तथा खिलौनों के निर्माण कार्य में उपयोग किया जाता है। साथ ही कपास, गन्ना तथा गेहूं जैसी फसलें भी इसी मृदा में ली जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कुम्हार मटकी के घड़े बनाने में या कुल्हड़ बनाने में या खिलौनों के निर्माण में इस मृदा का इस्तेमाल क्यों करता है। वे इस मृदा का इस्तेमाल इसीलिए करता है क्योंकि इस मृदा के जो कण हैं वे एक दूसरे के साथ काफी चिपके रहते हैं, जिसके कारण वे इसे सरलता से गढ़ सकते हैं और मनचाहा आकार भी दे सकते हैं। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं अगले मिट्टी के कण के प्रकार की, जो है गाद। विद्यार्थी मित्रों, आप इस चित्र के अंदर दुमटी मृदा को देख सकते हैं। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद प्रकार के मृदा के कण देखने को मिलते हैं। गाद नदी के तलों यानी आधारों के निक्षेप के रूप में पाई जाती है। यानी विद्यार्थी मित्रों, नदियां अपने साथ मिट्टी के जिस कणों को बहा करके लेकर के आती हैं वह वास्तव में गाद के ही मिट्टी के कण होते हैं। गाद कणों का आमाप बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है। यानी गाद मिट्टी के जो कण हैं वे बालू के कणों की अपेक्षा छोटे होते हैं और चिकनी मिट्टी के कणों की अपेक्षा बड़े होते हैं। दुमटी मृदा में ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा
पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण कर पाती है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, जो गाद की मिट्टी है उसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम मृदा के एक और गुणधर्म की चर्चा करते हैं, वो है जल का अंतःस्रवण। मृदाओं में जल को धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है। विद्यार्थी मित्रों, आप अपने घर के आसपास पाए जाने वाले अलग अलग मिट्टियों पर पानी की बोतलों में रहा पानी डालें तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि अलग अलग मिट्टी के कणों में जो जल का शोषण करने की क्षमता है वह अलग अलग होती है। अलग अलग मिट्टी के कण जल के शोषण करने के दर को भी निर्धारित करते हैं। कुछ मिट्टी के कण जल को काफी जल्दी शोषित कर लेते हैं, जबकि कुछ मिट्टी के कणों को जल को शोषित करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, मृदा में जल का अंतःस्रवण दर अलग अलग होता है। आइए उसे क्रियाकलाप करके समझने की कोशिश करते हैं। इस क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, तो एक आमाप के 3 छोटे टीन के डिब्बे लेकर उनकी तली को काट लेना है। यदि आपके पास टीन के डिब्बे ना हो तो आप पीवीसी पाइप जो कि लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास वाली हो उसको 20 सेंटीमीटर के टुकड़े में काट लें और ऐसे 3 टुकड़े आप अपने पास ले लें। जिस स्थान से आपको मृदा एकत्रित करनी है वहां पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर जितनी गहराई में घुसाकर लगा दें। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पाइप को जमीन के अंदर 2 सेंटीमीटर जितना गहरा घुसा दिया गया है। अब पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। विद्यार्थी मित्रों, 200 ml जल लेने के लिए आप एक निश्चित मात्रा वाली पानी की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसमें 200 ml जल भरा हो। प्रत्येक मिट्टी के नमूनों में जल की मात्रा आपको एक समान डालनी है। उस समय को नोट कर लें जब आप उसमें जल डालना प्रारंभ करें। अब विद्यार्थी मित्रों, आपको जल डालते रहना है और जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित हो जाए अर्थात अंतःस्रवित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः आपको समय को नोट कर लेना है कि पूरा की पूरा पानी खाली होने में आपको कितना समय लगा। अब विद्यार्थी मित्रों, यह ध्यान रखें कि पाइप में पानी डालते समय पानी ना तो छलक जाए ना ही पानी पाइप से बाहर निकल जाए। 200 ml जल के मृदा में अंतःस्रवित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना की जा सकती है। उसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। अंतःस्रवण की दर बराबर जल की मात्रा और बटे में अंतःस्रवण की अवधि। आइए अब एक उदाहरण द्वारा किसी मृदा के अंतःस्रवण की दर को ज्ञात करते हैं। यदि किसी मृदा को 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगते हैं तो उस मृदा का अंतःस्रवण दर क्या होगा, आइए जानते हैं। हम सबसे पहले अपना सूत्र लगा देंगे। अंतःस्रवण दर बराबर जल की मात्रा बटे में अंतःस्रवण की अवधि। विद्यार्थी मित्रों, आप अगर ध्यान से प्रश्न को पढ़ें तो आप पाएंगे कि जल की मात्रा 200 ml है, तो हम ऊपर लिखेंगे 200 ml और बटे में उसके लिए लगने वाला समय 20 मिनट है, हम बटे में लिखेंगे 20 मिनट। अब यदि आप 200 को 20 से भाग दें तो आप पाएंगे कि आपकी जो जल के अंतःस्रवण का दर है वह 10 ml प्रति मिनट प्राप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह बात भी याद रखनी है कि जल के अंतःस्रवण के दर की जो इकाई है वो ml प्रति मिनट है, जहां पर ml यह जल की मिलीलीटर में मात्रा बताता है और जो मिनट है वह शोषित करने में लगने वाले समय को सूचित करता है। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने मृदा के प्रकारों और मृदा के कुछ गुणधर्म जैसे कि जल का अंतःस्रवण दर के विषय में जानकारी प्राप्त की होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वह भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। विद्यार्थी मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।